हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी मित्रा। और आज हमारी लीगल स्टडी की सेकंड क्लास है। तो जैसा कि आपने अगर पहली क्लास नहीं देखी तो आप ज़रूर जाके देख लीजिएगा, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। जो हमारी पहली क्लास थी उसमें हमने जुडिशरी के बारे में पार्ट 1 डिस्कस किया था और आज हमारा जुडिशरी का पार्ट 2 हमें डिस्कस करना है। तो आज की इस क्लास में हम जुडिशरी से ही रिलेटेड और जो चीज़ें हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जहाँ से आपके सवाल बनते हैं। और इस क्लास को करने के बाद इस पार्ट से रिलेटेड कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जिसको आप सॉल्व ना कर पाए। तो जहां मैंने पिछली क्लास में छोड़ा था वहीं ले चलता हूं। सबसे पहला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रोल्स एंड फंक्शंस। अब देखिए, यहां से आपके मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर रोल्स की हम बात करें, सो वी आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल रोल्स, राइट। कि हम ऐसे रोल्स को डिस्कस करना चाह रहे हैं जिसका वर्णन जो है संविधान में ही कर दिया गया है। सो इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन and there are different parts. So there is a specific part of the constitution after the union that deals with the question of the judiciary. ठीक है, यूनियन जुडिशरी की बात होती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात यहाँ पे की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट को लेकर अगर उसके रोल्स को देखें तो सबसे पहला रोल है एडजुडिकेटर का। ठीक है, एडजुडिकेटरी रोल में क्या आ रहा है? किसी भी मामले की सुनवाई करना, किसी भी मामले पर अपनी राय देना, किसी भी मामले पर अपनी एक समझ को प्रस्तुत करना। नाउ ऑफ कोर्स द हैंड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर टाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं है कि उनका मन करे तो अपने हिसाब से जैसा चाहे वैसे करें, स्पेशली पिटीशन अलग चीज है। लेकिन मुख्य बात क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस की बात हो, लॉज की बात हो, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, व्हेन इट कम्स टू दीज इश्यूज, सो वी फाइंड दैट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज बेस्टोड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन सर्टेन अथॉरिटीज, कि उनको संविधान ने ही कुछ खास तरह की ताकतों और शक्तियों के साथ आगे पूरा सराबोर तरीके से उनके ऊपर सौंप दिया है और उन्हें इस तरीके से बनाया है कि वो ये काम कर सकें। जैसे सबसे पहला, देयर इज दिस ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। तो अब जैसे मान लीजिए एक टर्म आ गया जुरिस्डिक्शन। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज जुरिस्डिक्शन? इसको आप इसे समझ लीजिए। इसको समझने के कई तरीके हैं। एक होता है जिसे हम बोलते हैं क्षेत्राधिकार। ठीक है, क्षेत्राधिकार मतलब क्या हो गया? क्षेत्र प्लस अधिकार, मतलब एक टेरिटोरियल रीजन हुआ प्लस उस पर अथॉरिटी हो गया, एज सिंपल एज दैट। दूसरा तरीका होता है समझने का इसे, जिसे हम कहते हैं न्याय क्षेत्र। ऑलराइट, हिंदी में भी कॉल इट न्याय क्षेत्र। व्हाई आई एम यूजिंग द हिंदी टर्म्स? सी, व्हाई आई एम यूजिंग दिस इज देयर इज अ रीजन फॉर इट। Many a times you will be able to understand some concepts properly if you understand how it is said or explained in Hindi. So न्याय is what? Justice. And what is the kshetra? Of course we are talking about a region or territory. So fundamentally we are talking about some kind of space. All right, as simple as that. हम किसकी बात कर रहे हैं? We are talking about some kind of space, and that space is fundamentally the area in which the Supreme Court operates, right? And then jurisdiction क्या है? There is no other authority supreme than the Supreme Court which can exercise these powers. मतलब इनसे ऊपर ऐसी कोई शक्ति नहीं, ऐसा कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं जो इस खास तरह के काम को उस रीजन में कर सके। कौन कर सकता है? सिर्फ दैट इज ओनली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो व्हेन इट कम्स टू जुरिस्डिक्शन, देयर आर 3 प्राइमरी जुरिस्डिक्शन। इसके अलावा एक और है ना, उसको भी जोड़ते हैं, बट वो मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। सबसे पहला क्या है? देयर इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। आप इसे ओपनिंग जुरिस्डिक्शन की तरह भी समझ सकते हैं, इनिशिएशन भी समझ सकते हैं, इंट्रोडक्टरी भी समझ सकते हैं, या इनिशियल जुरिस्डिक्शन से भी समझ के अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। सेकेंड इज रिट जुरिस्डिक्शन। रिट इज फंडामेंटली अ लीगल ऑर्डर, एज सिंपल एज दैट। इट्स लाइक अ कमांड। ठीक है, इट्स लाइक अ कमांड। पहले क्या होता था? रिट इशू किए जाते थे राजाओं द्वारा। है, राजा है, कोई सम्राट है। खासतौर पे अगर हम ब्रिटिश कॉमन लॉ ट्रेडिशन में जाएं तो मोनार्क क्या करता था? रिट इशू करता था। इट्स लाइक द फंडामेंटल ऑर्डर कमिंग फ्रॉम द सुप्रीम अथॉरिटी, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो अभी क्या है? रिट हो गया है ना, एक ये आइडिया है। देन द थर्ड आइडिया इज अबाउट द एपेलेट जुरिस्डिक्शन। नाउ सी, देयर इज अनदर डिफरेंस बिटवीन लेट्स से हाई कोर्ट्स एंड लेट्स से सुप्रीम कोर्ट एंड अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। नाउ इन दिस डिफरेंस आपको क्या जानना है? When it comes to the subordinate courts, जो नीचे लेवल के कोर्ट्स होते हैं ना, वहां केसेस पहुंचते हैं, सिविल मैटर, क्रिमिनल मैटर। देयर इज अ फाइनेंशियल लिमिट, ऐसा नहीं कि सारे केस वहां पहुंच सकें। बट व्हेन इट कम्स टू द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट, दे हैव दिस एपेलेट नेचर दैट पीपल कैन अपील, राइट? दैट समबडी कैन रीच द कोर्ट टू इन्वर्ट द जजमेंट, है ना, टू रीथिंक अबाउट द जजमेंट। तो एक हो गया हमारे पास एपेलेट जुरिस्डिक्शन।
इसके अलावा देर इज वन मोर थिंग यहां मेंशन है, दैट इज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, मतलब एडवाइस देना. देर इज अ सर्टेन एरिया on which only the Honorable Supreme Court of India can render some advice, right? So these are four major jurisdictional things that we have to talk about. Number one, we are talking about original jurisdiction of the Supreme Court. Number two, the writ jurisdiction of the Supreme Court. Number three, the appellate jurisdiction of the Supreme Court. And number four, which is advisory jurisdiction of the Supreme Court. Now the second question which is going to be asked by CUET is the specific articles. So when it comes to original jurisdiction, it is article number 131. ठीक है, ये आर्टिकल आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 131, that is original jurisdiction of the Supreme Court. When it comes to writ jurisdiction, we are talking about part 3 of the Indian Constitution, the fundamental rights part, and the article that you have to remember is article number 32. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, है ना, इसको मैं दूसरी तरह से भी लिख देता हूं सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दिस इज writ jurisdiction. When it comes to appellate jurisdiction, that somebody can appeal to the apex court, that is article number 136. All right, here article 136. And when it comes to advisory jurisdiction, that Honorable President of India is trying to get some advice from the Honorable Supreme Court about certain matter, or let's say some matter, substantial question of constitutional interpretation or law, or something related to a legal fact. इससे related जो jurisdiction है, that is article number 143. Now let us try to understand what is original jurisdiction. Simple. If you need to understand it, थोड़ा सा एक detour करना पड़ेगा, और वो डिटूर करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, आपको आना होगा थोड़ा इंडियन पॉलिटी के सेटअप पर, ताकि आप समझ पाएं कि ये काम करता कैसे है. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैं इसको सेलेक्ट करूं एंड आई पुट दिस, सो देयर इज दिस वन बिग, है ना, एक ये सर्कल की तरह है, और इसके साथ हम लोग रख लेते हैं दो फर्दर यहाँ पे, एक यहाँ बना लेते हैं, वन दिस, एंड वी गेट वन मोर हेयर. ऑलराइट, ऐसे समझिए. Now let me elaborate what is it. So for example, suppose this circle is state number 1, state 1, okay. Suppose this is state number 2, and this larger 3D image, this is the union, right? Now there is a connection here. What is the connection? The states are existing. ऐसा नहीं है कि states यहां पे exist नहीं कर रहे हैं, वो exist कर रहे हैं, but now they are sharing something. ये आपस में क्या कर रहे हैं, कोई चीज शेयर कर रहे हैं. क्या शेयर कर रहे हैं? They are sharing sovereignty, है ना. आप लोग लीगल स्टडी पेपर पढ़ना चाह रहे हो तो आपको ये टर्म से गुजरना होगा. सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी मतलब क्या हो गया? सिंपल, independent right to frame laws, independent authority in a territory, over a territory and above the territory. ऐसे समझिए, ठीक है. अब होता क्या है, ये जो सेटअप है ना, जहाँ पे स्टेट्स भी हैं, यूनियन भी है, और जहाँ पे ये स्टेट्स एक साथ आके अपनी सॉवरेनिटी को यूनियन के साथ शेयर करते हैं, इसी सेटअप को हम लोग बोलते हैं फेडरल सेटअप. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फेडरल सेटअप, और इन अदर वर्ड्स संघीय व्यवस्था, राइट. बट दिस इज अ प्रॉब्लम हियर. प्रॉब्लम क्या है? अब मान लो यूनियन का मूड हुआ कि स्टेट्स को खत्म कर दूं, ठीक है. मान लीजिए कल को यूनियन का मूड हुआ कि स्टेट्स को खत्म कर देते हैं. मान लीजिए यूनियन का मूड हुआ कि ये मैं एक यूनियन और एक स्टेट मिलके बाकी स्टेट को खत्म कर देते हैं. मान लीजिए स्टेट्स के बीच में आपस में बहस होने लग जाए, क्या पता स्टेट्स लड़ने लगे यूनियन से सिंगल बेसिस पे या यूनाइटेड होकर. यू कैन ऑल्सो ब्रिंग इन यूनियन टेरिटरी, एज सिंपल एज दैट. तो अब ऐसे मामले जब आएंगे जहां पे इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होगा अबाउट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, अबाउट शेयरिंग ऑफ सॉवरेनिटी, अबाउट द पावर डिविजन, अबाउट द जोन्स, अबाउट द जुरिस्डिक्शन, तो उन मामलों को सॉल्व कौन करेगा? इन ऑर्डर टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स यू नीड सम न्यूट्रल अथॉरिटी ना. आपको न्यूट्रल चाहिए ना. ऐसा ना हो कि आपके पास यूनियन ही की तरफ से यूनियन ही सॉल्व कर रहा है, या स्टेट्स हैं वो खुद ही सॉल्व कर रहे हैं. यू नीड सम काइंड ऑफ
impartial authority, right? You need some kind of neutral party, है ना, a independent neutral arbiter. इसी का नाम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. सो लेट मी टेक यू बैक हियर, सी हाउ इट हैपेंस. When we talk about the original jurisdiction of the Supreme Court, जब इनके आरंभिक क्षेत्राधिकार की बात होती है, we always say Supreme Court has the authority to adjudicate disputes between the union and one or more states, as I said, or between states, as I shared, often involving legal rights or factual questions related to constitutional interpretation or substantial question of law. ऐसे एग्जाम्पल क्या हुआ, रिवर वाटर डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स. अक्सर आप सुनते होंगे कर्नाटका का किसी से विवाद हो रहा है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट चल रहा है, बंगाल और बिहार और झारखंड के बीच में लड़ाई चल रही है, राइट. तो जब आप इन मामलों में आते हैं ना, तो कौन सॉल्व करता है? इट इज सॉर्टेड आउट बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. द सेकेंड इज द आइडिया ऑफ रिट जुरिस्डिक्शन. नाउ सिंपल, दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 32 is also known as heart and soul of the Indian Constitution, as Ambedkar said it. Now think like this: you have right to free speech, you have right to equality, you have right to freedom, you have right to life and personal liberty, you have right to freedom of religion, you have culture and educational rights, है ना. ये सारे rights हैं ना. कल को मान लो ये rights आपसे छीन लिए जाएं तो आप कहाँ जाएंगे? कल को मान लीजिए आपको इन राइट से वायलेट किया जा रहा है तो आप कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? यहीं पे आता है रिट जुरिस्डिक्शन. रिट जुरिस्डिक्शन क्या है? पावर टू इशू रिट्स. देयर आर स्पेसिफिक काइंड ऑफ रिट्स, आई विल एक्सप्लेन इट इन आफ्टर अ व्हाइल. हेबियस कॉर्पस, समटाइम्स इट इज आल्सो प्रोनाउंस्ड एज हेबियस कॉर्पोरे, ठीक है, ऐसे भी बोला जाता है, बट आप लोग अपनी भाषा में समझने के लिए, आप हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी इंग्लिश समझने के लिए हेबियस कॉर्पस आप समझ सकते हैं. देन वी हैव मैंडेमस, देन प्रोहिबिशन, को वारंटो एंड सर्टियरी, ठीक है. अब इसका क्या पर्पस है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिट जुरिस्डिक्शन? वन पर्पस ओनली. यहीं पे आपका सवाल बनेगा. व्हाट इज द पर्पस? फॉर एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स. ये सवाल हमेशा ध्यान रखिएगा दैट व्हेन इट कम्स टू रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इस पावर का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए या उन्हें लागू करने के लिए यूज कर सकती है. हाई कोर्ट्स में मामला बदल जाता है, वो आगे आप पढ़ेंगे. सुप्रीम कोर्ट के लिए ध्यान रखिएगा, इसका इस्तेमाल क्या होगा? बस फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए ही, इसी पर्पस के साथ सुप्रीम कोर्ट इस जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल कर सकती है. थर्ड इज एपेलेट जुरिस्डिक्शन, आर्टिकल नंबर 136. नाउ इसका मीनिंग क्या है? सिंपल. मान लीजिए हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया. जॉली लाल भी तो देखे होगे, है ना, वहां पे एक जज साहब हैं, ठीक है. या मान लीजिए आप लोगों ने और भी ऐसे केसेस सुने होंगे. अब मान लो कि हाई कोर्ट ने किसी को डेथ पेनल्टी दे दिया हो, हाँ, या किसी को कह दिया कि तुम 10 साल के लिए अब जेल में जाओगे, तो क्या वो फाइनल जजमेंट होना चाहिए? क्या उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचना चाहिए? एंड योर आंसर विल बी नो सर, देयर मस्ट बी सम वे थ्रू विच दैट पर्सन कैन कम आउट ऑफ द मिजरी. और अगर उसे लग रहा है उसके साथ गलत हुआ है तो वो आगे बढ़ के कम से कम न्याय तो प्राप्त कर सके. ऐसा होना कि एटलीस्ट द पर्सन इज एबल टू गेट सम जस्टिस. जब हम इसकी बात करते हैं कि हाई कोर्ट से कोई मामला हो जिसमें कोई सब्सटैंशियल लीगल क्वेश्चन हो, फॉर एग्जाम्पल शायद उसमें आर्टिकल 21 को ठीक से इंटरप्रेट न किया गया हो, शायद उसमें लॉ के किसी मैटर को ठीक से एक्सप्लेन न किया गया हो, ऐसा कोई सब्सटैंशियल लीगल क्वेश्चन हो, या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का सवाल आ जाए. जब ऐसे मैटर आते हैं तो आप आर्टिकल 136 के माध्यम से एक तरीके से मिल जाता है पावर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कि उनके पास मैटर्स पहुंच पाए. इसमें एक और चीज ध्यान रखिएगा, व्हेन इट कम्स टू आर्टिकल 136 इट ऑल्सो हैज द प्रोविजन फॉर गिविंग स्पेशल लीव फॉर अपील्स, है ना. यहां से भी मिलता है कि स्पेशल अथॉरिटी देता है सुप्रीम कोर्ट कि आइए अपने मैटर को आगे लेकर आप हमारे पास आ जाइए, जिससे हम आपके मैटर पे ठीक से सुनवाई कर सकें. नाउ सम इनपुट्स ऑन दिस क्वेश्चन, ठीक है. अब जैसे मान लीजिए आपके पास, आपको सीयूटी के क्वेश्चन भी पता होने चाहिए. जरा एक सवाल देखिए, यहां एक साइड लिखा हुआ है आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये पेपर का सवाल है, और एक साइड लिखा हुआ है जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, राइट. अब जरा देखो आर्टिकल 32, टेल मी इनमें से कौन सा करेक्ट है? बता देता हूं. आर्टिकल 32 आपने अभी इसको पढ़ा है, ये बॉक्स ध्यान रखना, रिट जुरिस्डिक्शन, ठीक है. सामने क्या ऑप्शन आया?
यानी आर्टिकल 32 जाएगा रिट जुरिस्डिक्शन पे। देन देर इज दिस आर्टिकल नंबर 143, सबसे नीचे वाला देखो, ये आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है ना, ये क्या है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। वापस चलते हैं, ये देखिए आर्टिकल 143 क्या है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, तो ये चला गया पहले पर। आर्टिकल 131, रिमेंबर द फर्स्ट आर्टिकल विच आई डिस्कस्ड, ये कहाँ आ जाएगा, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन पे। एंड आर्टिकल 136 अभी हमने बात की, ये क्या बन जाएगा, एपेलेट जुरिस्डिक्शन। तो देखिए होता क्या है, इस तरीके से आपसे एक सवाल क्या करेंगे, सीयूटी के पेपर में पूछ लिया जाएगा। अब मान लो ये सवाल आ गया है ना, अब हो सकता है अगले सवाल क्या बनेंगे, क्या पता क्वेश्चन में लिखा हो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल रेफर्स टू एपेलेट जुरिस्डिक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स रेफर्स टू रिट जुरिस्डिक्शन, है ना। मैचिंग नहीं पूछा, आर्टिकल का नाम ही पूछ दिया सीधा कि वो किससे रिलेटेड है। ये भी सवाल आ सकता है। मान लीजिए आपसे पूछ दें, ओके विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और ट्रू अबाउट रिट जुरिस्डिक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और ट्रू अबाउट एपेलेट जुरिस्डिक्शन। अगर ऐसा सवाल आ गया तो आपके पास ना इतनी समझदारी होनी चाहिए कि इफ दे आस्क यू अ डिफिकल्ट क्वेश्चन यू कैन इजीली हैंडल इट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ अ स्पेशल नोट ऑन रिट्स। ये मैं चाह रहा था कि आप लोगों को थोड़ा समझा दूं कि रिट्स होते क्या है। देखो रिट्स को आप ऐसे समझिए, जो मैं एक्सप्लेन भी कर रहा था, इट्स लाइक अ ऑर्डर। ठीक है, आप इसे कैसे समझते हैं, इट इज लाइक एन ऑर्डर। समटाइम्स some scholars say that it is like a command। ठीक है, क्या होता है, एक तरह का कमांड हो गया। sometimes they say it is like a written demand, है ना, ऐसे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो रिट आ रहा है फंडामेंटली ब्रिटिश लीगल ट्रेडिशन से, क्योंकि अमेरिका उतना पुराना है नहीं, ब्रिटिश लीगल ट्रेडिशन से आ रहा है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। वहां पे क्या होता था, मोनार्क जो थे, आज भी वहां पे राजशाही है, देयर इज स्टिल अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन ब्रिटेन, राइट। सो व्हेन देयर यूज्ड टू बी द प्रॉपर मोनार्किकल सिस्टम, द किंग यूज्ड टू इशू रिट्स। लेटर ऑन व्हाट हैपेंड विद द सेपरेशन ऑफ पावर, है ना, ये एक और कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। नाउ व्हाट इज द आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, अभी आपको सिंपल समझा देता हूं। आज के टाइम पे आप देखते हैं ना कि पार्लियामेंट एक है, एग्जीक्यूटिव एक है और जुडिशरी एक है। पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है कानून को लागू करना, है ना, और जुडिशरी का काम है कानून को ध्यान में रखते हुए इंटरप्रिटेशन करना, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कराना और जस्टिस करना, फंडामेंटल राइट्स को बचाना। लेकिन एक टाइम था इंडियन पॉलिटी में और वर्ल्ड की पॉलिटी में जब इस तरह का सेपरेशन नहीं था। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कभी पुराना कुछ देखा हो, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको लेके चलूं, या थिंक अबाउट द महाभारत, है ना, महाभारत तो सब लोगों ने सुना ही होगा, ऐसा नहीं है कि इंडिया में रहते और महाभारत नहीं सुना होगा, जरूर सुना होगा। सो महाभारत में व्हेन दे टॉक अबाउट धृतराष्ट्र, है ना, ही वाज द रूलर ऑफ द हस्तिनापुर एंड पूरा उन्होंने कुरु जो ये पूरा क्लैन था उसके राजा वही थे। तो कोई मान लीजिए जस्टिस करना है तो भी आदमी किसके पास जा रहा है, धृतराष्ट्र के पास, है ना। बंटवारा कराना है इंद्रप्रस्थ और इसका, तो भी आदमी किसके पास जा रहा है, धृतराष्ट्र के पास। मान लीजिए किसी को सजा दिलवानी है तो भी आप किसके पास जा रहे हैं, धृतराष्ट्र के पास। मान लीजिए आपको कोई कानून लागू करवाना है, मुहर लगवानी है, तो भी आप किसके पास जा रहे हैं, धृतराष्ट्र के पास। कोई नया कानून पारित करवाना है, नया कानून बनवाना है, तो भी आप किसके पास जा रहे हैं, धृतराष्ट्र के पास, है ना। सो देयर इज दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, इजंट इट, कि अगर आप देखें मॉडल वाइज सोचो अगर, तो ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर है। वेदर इट कम्स टू लॉ मेकिंग, whether it comes to law application or implementation, or whether it comes to law interpretation, तीनों की आप बात करो तो वो एक ही इंसान कर रहा है, and his name is धृतराष्ट्र। Similarly in the western parts of the world ऐसा ही होता था। Now what happened, a person woke up, है ना, वो जगे, he was observing this trend and he said कि यार ये तो बड़ी गड़बड़ बात है। पूछा गया क्यों, बोला ऐसे सोचो, मान लो मैं सही हूं और मेरे राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, मेरी बात को गलत कहा जा रहा है, बल्कि मैं सही हूं, और मान लो मुझे राजा ने कहा कि नहीं तुम ही गलत हो और मुझे फांसी की सजा दे दे, तो मैं अपील लेके किसके पास जाऊंगा, उसी राजा के पास जिसने मुझे फांसी की सजा दी है। तो बोला हाँ बात तो बिल्कुल सही है। तो उन्होंने कहा नो, वी नीड टू चेंज दिस सिस्टम। अगर हमें इंडिविजुअल्स की लिबर्टी को बचाना है, इफ वी वांट टू प्रिजर्व द लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल, तो हमें क्या करना चाहिए,
इस पूरे के पूरे पावर को बांट देना चाहिए। ऐसे बांटना चाहिए कि एक इंस्टीट्यूशन अपना काम करे, दूसरा इंस्टीट्यूशन उसके काम में नाक ना अड़ाए, टांग ना अड़ाए। लेकिन जब जब वो इंस्टीट्यूशन, मान लो लेजिस्लेचर अपना काम कर रहा है लॉ बनाने का, तो एग्जीक्यूटिव उसमें नाक ना घुसाए, जुडिशरी उसमें नाक ना घुसाए। लेकिन अगर लेजिस्लेचर कोई ऐसा लॉ बना रहा है जिसका उसे पावर ही नहीं है, मान लो हमारी आज की पार्लियामेंट कानून बना दे कि अब से कल से नया संविधान लागू होगा, तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा, यार ये तो आपको पावर ही नहीं है, आप ये गलत काम कर रहे हो, राइट। सो व्हेन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन हैपेंस, तो इससे क्या होगा, चेक एंड बैलेंस हो जाएगा। और ये चेक एंड बैलेंस कैसे होगा, बिकॉज वी विल हैव सेपरेशन ऑफ पावर, है ना। तो जब ये सेपरेशन ऑफ पावर आया ना, तो जो रिट इशू करने का अथॉरिटी पहले राजा के पास था, मोनार्की के पास था, ये अथॉरिटी कहाँ आ गया धीरे धीरे टाइम के साथ, इट केम टू जुडिशरी। क्यों, क्योंकि जस्टिस करने का जो पावर है वो जुडिशरी के पास चला गया। अब रिट्स मैंने आपको बताया था कई तरह के होते हैं, ये लीगल ऑर्डर्स, ये कमांड्स कौन कौन से होते हैं। पहला है हमारे पास द आइडिया ऑफ हेबस कॉर्पस। सिंपल मान लीजिए किसी को गायब कर दिया जाता है। अगर आप लोगों ने इसके बारे में कुछ पॉपुलर कल्चर से जानना है ना, तो अमेजन प्राइम पे फिल्म है जय भीम, उसको देख लेना, उसमें इस रिट का जिक्र हुआ है, ठीक है। और इट इज इंस्पायर्ड बाय रियल स्टोरी एज फार एज आई नो, तो जरूर देखना। नाउ व्हाट हैपेंस हियर, सपोज समवन इज कैप्चर्ड अनलॉफुली, इलीगल तरीके से किसी को कैप्चर कर लिया जाता है। मान लीजिए कोई प्राइवेट पर्सन ही कर ले, है ना। जैसे अभी हाल फिलहाल का ये शायद कोलकाता का ही केस था, इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली, कि वहाँ के होटल में एक आदमी को कैद किया हुआ था बहुत समय से, किसी महिला को। या दिल्ली में अक्सर हम लोग देखते हैं लेबरर्स आते हैं कहीं कहीं से, उनका आपने कागजात रख लिए और उसे बंधुआ बना के हम नए तरीके से काम करा रहे हैं। ऐसे में अब उस आदमी को आज़ाद कैसे किया जाए, क्यों, सपोज यू आर अनलॉफुली डिटेन्ड और इम्प्रिजन्ड, है ना। तो आपके कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स चले गए, क्योंकि रिमेंबर व्हेन इट कम्स टू सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए लागू करता है ना। तो अगर मान लीजिए हमें यह पता लगता है कि किसी को बिना इजाजत के, कानूनी इजाजत के गिरफ्तार कर लिया गया है या उसे अगवा कर लिया है, उसे छुपा के रखा गया है, तो उसका आर्टिकल 19 तो ऐसे ही वायलेट हो गया, राइट टू फ्रीडम, है ना। वो आज़ादी से चल नहीं सकता, उसका आर्टिकल 14 वायलेट हो गया। बाकी लोग चल रहे हैं, वो इक्वालिटी बेसिस पे नहीं चल पा रहा है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, रिट ऑफ हेबस कॉर्पस इशू करता है, और वो क्या कहता है, ब्रिंग मी द बॉडी, है ना। कि ये जो बॉडी है, कॉर्पस वर्ड समझ रहे हो, ये जो बॉडी है इसको प्रेजेंट कीजिए, सामने लेके आइए। आई वॉन्ट टू नो कि ये पर्सन कहाँ है, ये इंसान कहाँ पे है, इसे किसने गिरफ्तार किया है, इसे किसने कैद कर रखा है, किस बेसिस पर, क्या मैंने बोला था, क्या किसी कानून में है, अगर कानून में है तो कितने समय तक गिरफ्तार रखा, क्या 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने लेके गए। ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ना बाल की खाल निकाल के एकदम अच्छे से यहाँ पे डांटता है। दूसरा रेट क्या है, मैंडेमस का है। ये क्या होता है, देखो मैंडेमस मतलब कहां से आ रहा है, मैंडेट, है ना, एक तरीके से वर्ड है। तो ये कमांड है ना, देखो कमांड, ये भी क्या है, एक कमांड है। अब ये कमांड किसे दिया जाता है, अगवा वाले में क्या था, हो सकता है कोई प्राइवेट पर्सन ही किसी को गिरफ्तार कर ले, किडनैप कर ले। मैंडेमस जाता है पब्लिक ऑफिशियल के पास या किसी पब्लिक बॉडी के पास, और क्या कहा जाता है उन्हें कहा जाता है कि जो ड्यूटी आपको करनी है उस ड्यूटी को कीजिए, है ना। डायरेक्टिंग देम टू परफॉर्म अ ड्यूटी दे आर ऑब्लिगेटेड टू कैरी आउट। फॉर एग्जाम्पल, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो एक ट्रैफिक पर्सन को कम मैंडेमस का रिट जाएगा, उस चौराहे पर आपकी ड्यूटी लगी हुई है, आपका ड्यूटी है कि ट्रैफिक को संभालिए, लेकिन ट्रैफिक जाम के टाइम पे आप होते ही नहीं है ना। तो क्यों नहीं है आप अपनी ड्यूटी को फुलफिल कीजिए। सो दिस इज द सेकेंड रिट। थर्ड इज, अब देखो ये क्या है, मैंडेमस, यहां पे एक्टिव होने की बात की जा रही है कि नहीं। एक्टिव कैसे होने की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि अपनी ड्यूटी कीजिए, परफॉर्म द ड्यूटी यू आर ऑब्लिगेटेड टू परफॉर्म, है ना। ये आइडिया है कि आप उस काम को कीजिए जिस काम के लिए आपको यहां पे नौकरी दी गई है। जैसे अगले रिट पे आएंगे तो ये क्या है, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, रोकना, है ना, प्रतिषेध, निषेध करना, उसे ठहरा देना। तो अगर मैंडेमस एक्टिव है तो प्रोहिबिशन क्या हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा, है ना। ये क्या है, थोड़ा सा नेगेटिव है, ये पैसिव है। पैसिव कैसे है, क्योंकि आप प्रोहिबिट कर रहे हैं, है ना। प्रोहिबिशन क्या है, पैसिव है। जैसे कि एक हायर कोर्ट क्या करता है,
एक लोअर कोर्ट को बोलता है कि देखो ये मामला आपके जुरिस्डिक्शन से बाहर का है, इस पे आप डिसीजन नहीं ले सकते। एग्जाम्पल देता हूं, जो सबसे निचले लेवल के कोर्ट्स होते हैं, अगर आपने पिछली क्लास को देखा है तो ये पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशंस कोर्ट कभी कभी सुना होगा आपने, जहाँ पे बाकायदा जॉली लल भी प्रैक्टिस कर रहे थे, है ना। या मान लीजिए सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या होता है, उनकी मॉनेटरी और फिनेंशियल लिमिट होती है। वहाँ पे हर तरह के मामला नहीं पहुँच सकते, छोटे लेवल के मामले पहुँचते हैं। अब मान लो उस छोटे लेवल के मामले से बड़ा मामला आए, या कोई ऐसा जजमेंट वो देने लग जाए जो उनके जुरिस्डिक्शन में आता ही नहीं है, वो जाके अमेरिका के किसी क्षेत्र में जाके बोल दें कि यहाँ पे ये होना चाहिए, तो क्या कहेगा सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि लिसन, डोंट क्रॉस योर जुरिस्डिक्शन, यू आर नॉट अ कोर्ट ऑफ प्रॉपर एपेलेट जुरिस्डिक्शन वाइज, है ना, यू आर नॉट द हाई कोर्ट, यू आर नॉट द सुप्रीम कोर्ट। या मान लीजिए हाई कोर्ट ही ये गलती कर रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उस लोअर कोर्ट के पास ये रिट भेजता है कि आप अपनी अथॉरिटी एक्सीड कर रहे हैं, ठहर जाइए। व्हेन इट कम्स टू सर्टियोरारी, है ना, ये भी सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, किसी एक केस को किसी हाई कोर्ट से ट्रांसफर करने के लिए इस रिट को इशू करता है। फॉर एग्जाम्पल, चाहे वो दूसरे हाई कोर्ट के पास भेजे, है ना, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में, या फिर उस केस को ट्रांसफर करते हुए सुप्रीम कोर्ट बोले कि इसे रिव्यू करो, या फिर सुप्रीम कोर्ट कहे कि ये जो ऑर्डर पास किया है ना लोअर कोर्ट ने, इसे क्वैश कर दो, इसे खत्म करो, एक नए सिरे से कार्रवाई होनी चाहिए। दैट इज सर्टियोरारी, है ना, यानी प्रोहिबिशन और सर्टियोरारी कोर्ट के डोमेन में काम करते हैं। देन कम्स द फाइनल रिट। फाइनल रिट का नाम है को वारंटो, ठीक है, को वारंटो। सिंपल, किस अथॉरिटी से आप ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए, इसका मीनिंग होगा विद व्हाट अथॉरिटी। क्या मीनिंग हुआ इसका? मान लो कोई पब्लिक ऑफिस है, ठीक है, कोई सरकारी दफ्तर है, वहां कुर्सी पे एक आदमी बैठा हुआ है, आप जाते हैं, आप पता लगाते हैं, आपके पास आरटीआई है, आपने पता लगाया कि अरे ये जिस पोस्ट पे बैठा हुआ है ये तो इसके लिए एलिजिबल ही नहीं है ना, ये पर्सन तो यहां गलत बैठा हुआ है, ये तो इसके लायक ही नहीं है। आप जब जाते हैं तो आप कहते हैं कि ये पर्सन तो इस काम को कर ही नहीं सकता, इसे राइट ही नहीं मिला हुआ है, राइट। सो व्हाट सुप्रीम कोर्ट विल डू, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और पूछेंगे कि आपने किस अथॉरिटी से ये काम, ये पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रखा है, व्हाट इज द लीगैलिटी ऑफ योर क्लेम। एंड अगर सुप्रीम कोर्ट को अपनी जांच में पता लगता है कि ये तो गलत तरीके से बैठा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको हटा भी सकती है, ठीक है। सो ये थे आपके रिट्स पे, एक नोट्स में आपको चाह रहा था, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी एंड को वारंटो। अब क्वेश्चन बनता है कि मैंने आपको डिटेल में ये बात क्यों समझाई, या इतनी ही डिटेल क्यों समझाई। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, देन यू विल अंडरस्टैंड इट। सी दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपका एक PYQ है। व्हाट इज द क्वेश्चन? लिस्ट 1 दिया हुआ है, देन वी हैव लिस्ट 2। अब देखो यहां पे रिट के नाम है को वारंटो, प्रोहिबिशन, मैंडेमस, सर्टियोरारी, राइट। को वारंटो क्या है? लेट्स फाइंड आउट। टू ऑर्डर अ पब्लिक अथॉरिटी टू डू इट्स ड्यूटी, ऑर्डर करना, एक्टिव, ये कौन सा होगा? जाहिर सी बात है मैंडेमस होगा। टू रिमूव अ केस फ्रॉम अ सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड गेट द प्रोसीडिंग्स बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि हम ट्रांसफर वाली बात कर रहे हैं, ये क्या होगा? सर्टियोरारी होगा। टू इशू डायरेक्टेड टू अ पर्सन टू वैकेट एन ऑफिस रॉन्गफुली ऑक्यूपाइड, रॉन्गफुली, इलीगली ऑक्यूपाइड, ये क्या हो जाएगा? को वारंटो हो जाएगा। एंड टू प्रिवेंट अ सुपर सबऑर्डिनेट कोर्ट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑन अ केस, अपनी जुरिस्डिक्शन को आप एक्सीड मत करो, यानी प्रोहिबिट करना, पैसिव, ये क्या हो जाएगा? प्रोहिबिशन हो जाएगा, है ना। तो बी बन गया 4 पे। देन वी हैव दिस ऑन 3, मैंडेमस इज दिस एंड सर्टियोरारी इज दिस। तो देखिए आपके सवाल कैसे बन रहे हैं, योर क्वेश्चंस। कुछ सवाल आपके बड़े सिंपल होंगे और आपके कुछ सवाल काफी ज्यादा डिटेल्ड बेसिस पे किसी मीनिंग से पूछे जा सकते हैं। नाउ इस पे और सवाल आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए अब आपसे रिट पे ही सवाल पूछ लिया या किसी और चीज पे सवाल पूछ लिया, तो आपको अपनी तैयारी ऐसे करनी है कि आपको हर चीज पता हो। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो वन वाज द एडजुडिकेटरी रोल, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, रिट जुरिस्डिक्शन, एपेलेट जुरिस्डिक्शन, राइट। देन कम्स एज अ इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो सुप्रीम कोर्ट को क्या मिला हुआ है? एक राइट मिला हुआ है। वो क्या है
कि अगर कोई भी ऐसा काम है जो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है तो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने का राइट भी सुप्रीम कोर्ट के पास है, आर्टिकल नंबर 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। सिमिलरली अगर कोई ये पूछे कि किसी भी तरह का कोई कानून का मीनिंग क्या है, किसी आर्टिकल का मीनिंग क्या है, तो उसको एक्सप्लेन करने का काम भी किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन प्लस अदर लॉज, है ना। यहाँ पे एक चीज आप समझने की कोशिश कीजिएगा, लेट मी एक्सप्लेन इट बाय मैप, ताकि आप इस बात को समझ पाएं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस ट्राइंगल से समझें तो शायद हमारे दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देखो, जब कभी भी आप बात करोगे ना किसी कंट्री के बारे में, सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ लॉज। जैसे सबसे नीचे अगर मैं कहूँ तो छोटे छोटे लॉज हैं, है ना। हमारे पास बाय लॉज हैं, ठीक है, हमारे पास नॉर्म्स होंगे, हमारे पास कस्टम्स होंगे, राइट। बाय लॉज को आप चाहे तो ऊपर भी लिख सकते हैं। सो नॉर्म्स हो गया, कस्टम हो गया, हमारे पास ट्रेडिशंस होंगे, है ना, प्रथाएं होंगी, ठीक है, इस तरह से हम समझ सकते हैं। देन वी हैव सर्टेन रूल्स, देन वी हैव सर्टेन रेगुलेशंस, है ना, ये भी समझ सकते हैं। देन इसी में आप चाहें तो जोड़ सकते हैं, वी हैव सम नोटिफिकेशंस, राइट, वी हैव सम बाय लॉज, ये भी हम ला सकते हैं, है ना। एकदम सिंपल समझने के लिए मैं समझा रहा हूं ऐसे। देन वी हैव सम लॉज जिसे मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया हो, हाँ, एक ये हमारे पास ऐसा हो सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया हो, राइट। देन वी हैव सम लॉज, कुछ ऐसे कानून होंगे जिसे हमारी पार्लियामेंट ने बनाया हो, राइट, संसद ने कानून बनाया हो, ठीक है। इसके पैरेलल कुछ ऐसे कानून हो जो चल रहे हो, है ना, जैसे मान लीजिए लॉज इन कॉन्टिन्यूएशन। इसका मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं ताकि आप इसे समझ पाएं। सो फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी तो खैर वो चेंज हो गया है, पहले आपने सुना होगा इंडियन पिनल कोड, है ना, धारा 302 के तहत, धारा फलाने के तहत, है ना, ऐसे करके। या आपने कभी सुना कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ना, इस तरह का। आजकल हमारे पास आ गया भारतीय न्याय संहिता, राइट, पार्लियामेंट ने उसको मंजूरी दी है, बट और भी लॉज है जो कॉन्टिन्यूएशन में चल रहे हैं। एंड देन ऑन टॉप वी हैव द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो जो मैं बात आपको समझाना चाह रहा हूं ना, वो ये है कि एक हायरार्की है, ठीक है। हायरार्की क्या है? उस हायरार्की में टॉप पे कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल, किसी भी क्लॉज, किसी भी वर्ड का मीनिंग क्या होगा, ये सब एक्सप्लेन करने का राइट है सुप्रीम कोर्ट के पास। ऐसे समझो, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करता है। एंड देन सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी पावर आता है कि ये नीचे जितना कुछ है, सब कुछ, ये सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट को पता लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं। तो मीनिंग क्या बना कि हाईएस्ट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और मीनिंग बदलता रहता है, जैसे आर्टिकल 21, हमने लास्ट क्लास में इसको डिस्कस किया था, कैसे इसके मीनिंग को एक्सपैंड किया है सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन के पावर से। देन वी हैव एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 143। इसे सरल शब्दों में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के नाम से भी जानते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? प्रेसिडेंट रेफरेंस मांग रहे हैं। सिंपल है, कभी मान लीजिए कोई ऐसा मुद्दा हो जिसमें सुप्रीम कोर्ट की समझ की जरूरत हो। फॉर एग्जांपल, एडवाइजरी ओपिनियन चाहिए, कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, या कोई लीगल फैक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड। जब कभी ऐसे मुद्दे आते हैं तो कभी कभी प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उन्हें समझ नहीं आता ना, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास दो ऑप्शन होते हैं, पहला, या तो वो अपना एडवाइस दें या अपना एडवाइस देने से मना कर दें, है ना। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो मना भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि वो मना नहीं कर सकता, लेकिन ये बड़ी ही वैसे थोड़ी बेअदबी टाइप की बात हो जाएगी ना, कि अरे एक तो प्रेसिडेंट, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना, महामहिम राष्ट्रपति एडवाइस मांग रहे हैं,
और आप उन्हें मना कर दे रहे हैं। सो फंडामेंटली राष्ट्रपति के माध्यम से एडवाइस कौन मांग रहा है? गवर्नमेंट मांग रही है ना। आपका प्राइम मिनिस्टर का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो एडवाइस मांग रहा है राष्ट्रपति के माध्यम से। यानी ये मैटर इतना इंपॉर्टेंट है कि बिना सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस के इस पे कोई डिसीजन लिया जा नहीं सकता। तो आमतौर पे सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, थोड़ा टाइम ले लेता है। टाइम लेते हैं लेकिन जवाब दे देते हैं कि हाँ इस मैटर को ऐसे सुलझाया जा सकता है। अब जरूरी नहीं कि जो जवाब भेजा है सुप्रीम कोर्ट ने उसे माना जाए। जैसे इनके ऊपर कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है कि आपको जवाब देना है, उसी तरह जो जवाब दिया है उसको माना जाए, इसको लेकर भी कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ सजेशन काफी अच्छा था तो वो उसको मानेंगे। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं सजेशन ठीक था, हमारे अपने मन लायक उतना नहीं है, तो हो सकता है वो उसको होल्ड पर भी रख दे, है ना। तो ये रेयरली यूज किया जाता है, लेकिन इतना रेयर भी नहीं है। आज़ादी के बाद से अभी तक हम देखें तो बहुत बार इसका इस्तेमाल किया जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट, अब अगर आगे हम बढ़ें तो हमें क्या पता लगेगा, नेक्स्ट टॉपिक जो करना है दैट इज जुडिशियल एक्टिविज्म एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नाउ सी, ये जो आइडिया है ये एनसीईआरटी चाहती है, जो सीबीएसई की मेन बुक है ना लीगल स्टडी की, नॉट एनसीईआरटी, सीबीएसई की जो बुक है लीगल स्टडी की, उसमें इस पे स्पेशल सेक्शन दिया गया है। हो सकता है आपसे इस तरह के सवाल भी पूछ लिए जाएं। जैसे अगर आप कानूनी कार्रवाई की बात करें तो आप लोगों ने क्या वो फिल्म देखी है जॉली एलएलबी? मैं अक्सर इसका जिक्र करता हूँ अपनी क्लासेस में। जॉली एलएलबी 1 की बात कर रहा हूँ, है ना। सेकंड भी है बट 1 जो है मेन, जहाँ से शुरू होता है। सो 1 में क्या होता है, देयर इज दिस स्पेसिफिक एक्सीडेंट, राइट। फिर उसमें एक जजमेंट आ जाता है और फिर वो जो अरशद वारसी का जॉली कैरेक्टर है वो एक पीआईएल फाइल कर देता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल को कर देता है फाइल, है ना। अब देखिए है क्या फंडामेंटली, आमतौर पे कोर्ट को आप देखोगे ना, अगर मौका मिले तो कोर्ट कभी जरूर जाना। सो कोर्ट कई लोगों को डराता भी है। जैसे एक तो आपको वो काले कोट में सब लोग दिख जाएंगे, है ना, हमारे जो वकील लोग हैं। देन देयर इज अ लैंग्वेज बैरियर। जैसे अगर मान लीजिए हम लो लेवल के कोर्ट्स की बात करें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें, सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात करें, तो वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर इतना नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू द एपेक्स कोर्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और व्हेन इट कम्स टू सम वेरी प्रेस्टिजियस लेवल हाई कोर्ट्स जिनका थोड़ा ज़्यादा उनके पास संसाधन है, जैसे फॉर एग्जांपल थिंक अबाउट दिल्ली हाई कोर्ट, है ना, और थिंक अबाउट इलाहाबाद हाई कोर्ट, राइट, और बॉम्बे हाई कोर्ट। सो दे हैव दिस स्पेसिफिक ऑरा। और जब आप वहाँ जाते हैं ना तो बहुत सारे लोग थोड़ा डरा हुआ फील करते हैं, ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम है, जब तक कोर्ट के सामने मामला आएगा नहीं तो कोर्ट डिसीजन कैसे देगा? सिंपल है ना। अगर कोर्ट के सामने मामला ही नहीं आ रहा तो कोर्ट कैसे डिसाइड करेगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है? ऐसे ही कुछ मामलों की जब शुरुआत हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने एक नया डिसीजन लेना शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एक नया तरीका खोजा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि लिसन, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा रोल क्या है। हमारा रोल क्या है? डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को एंश्योर करना। और अगर हमारे कोर्ट का प्रोसीजर ही डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को एंश्योर करने में एक प्रॉब्लम बन रहा है तो आई थिंक वी नीड टू चेंज इट। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक एक्टिव रोल देना शुरू किया डेमोक्रेसी में थ्रू पीआईएल्स। पीआईएल्स का फुल फॉर्म हुआ पब्लिक यानी जनता, इंटरेस्ट हो गया यानी उनके हित में, लिटिगेशन मतलब लीगल कार्यवाहियां होना, ठीक है। अब इससे हुआ क्या, इट अलाउड द सिटीजंस एंड द सिविल सोसाइटीज टू रीच द कोर्ट, टू अप्रोच द कोर्ट फॉर विक्टिम्स ऑफ राइट्स वायलेशंस। क्यों? क्योंकि लोकस स्टैंडाई के प्रिंसिपल को सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया। व्हाट इज लोकस स्टैंडाई? वही सिंपल कि मामला जब मेरे सामने आएगा तब उस पर कार्रवाई होगी। अब जरा सोचिए जरा, मान लीजिए एक लेबरर है, ठीक है, एक लेबर है, उसकी दिन भर की दिहाड़ी मान लीजिए 100 रुपए है, चलिए 200 ले लीजिए आज की इस महंगाई में। अब कोई इंसान क्या करता है, उससे लगभग 6 महीने काम कराता है और उसका सारा का सारा पैसा उसे देता नहीं है, ठीक है। अब जरा सोच के बताओ, खुद सोचना, क्या ये पॉसिबल है कि वो बंदा पहुंच पाए सुप्रीम कोर्ट और जाके बोले कि मेरे आर्टिकल नंबर 23 का हनन हो रहा है, या मेरे आर्टिकल 19 का हनन हो रहा है, मेरा आर्टिकल 14 राइट का हनन हो रहा है? कैसे पहुंचेगा? तो हुआ क्या कि पीआईएल में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया कि अगर वो इंसान खुद नहीं पहुंच सकता तो उसके बिहाफ पे कोई आ जाए। अगर वो कोर्ट नहीं आ सकता प्रॉपर लीगल तरीके से तो वो चिट्ठी भेजे। चिट्ठी तक इसमें इन्वॉल्व थी, और फिर हम सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके उसके मैटर के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। तो उसे खुद आने की जरूरत नहीं है,
उसके बिहाफ पे कोई और भी पहुंच जाए तो भी हो सकता है। और इसीलिए द मदर ऑफ पीआईएल इन इंडिया, ये जो केस है लैंडमार्क 1979 का, दैट इज हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें क्या हुआ, हुसैनरा खातून के जो पति थे मुख्य तौर पर, और उनके साथ और भी लोग, वो जेल में कैद थे, और जेल में ना उनकी लाइफ बहुत खराब थी, मतलब दुनिया में कहीं हेल है तो वो जेल में है। तो हुआ क्या, इस केस में उन्होंने कंडीशंस ऑफ प्रिजन्स इन बिहार पर जोर दिया कि ये कैसी जगह है, यहाँ कितना सारा वायलेशन होता है राइट्स का। आफ्टर ऑल इफ दे आर प्रिजनर्स दे आर ऑल्सो ह्यूमंस, दे आर ऑल्सो सिटीजन्स एंड दे ऑल्सो हैव फंडामेंटल राइट्स। देन दिस आइडिया गेव कि उनके पास क्या होना चाहिए, लीगल एड मिलना चाहिए, ताकि उन्हें पता तो रहे कि उन्हें किस मामले में गिरफ्तार किया गया और उन्हें कैसे आज़ादी मिल सकती है, और कैसे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के लिए ट्रायल जो है उसको फास्ट किया जाए। अभी आप लोग, अगर आपने शायद ये नहीं सुना होगा, ये पिछले साल की ही बात है, हमारी जो भी राष्ट्रपति हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, शी वॉज गिविंग सम स्पीच, वहाँ पे ऑनरेबल चीफ जस्टिस भी थे, और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने यही कहा कि देखिए आप जज साहब हैं, आप तो ज़्यादा जानते हैं, हमारी जेलों में बहुत सारे लोग ऐसे ही कैद हैं इतने सालों से, तो अगर उनका ट्रायल ही नहीं होगा तो वो कैसे आज़ाद होंगे। अब आप सोचिए, ये 2022-23 की बात है, 1979 में भी यही मैटर चल रहा है, और वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अलाउ किया। और उसके बाद दुनिया भर के ऐसे, चाहे एनवायरनमेंट का मामला हो, सोशो इकोनॉमिक राइट्स का मामला हो, या पॉलिटिकल रिफॉर्म्स का मामला हो, इन सारे मामलों पर धीरे धीरे पीआईएल के माध्यम से कार्रवाई होना शुरू हो गया। एंड वन ऑफ द लीडिंग जज है ना, एक सबसे इंपॉर्टेंट जज जिन्होंने इसमें बहुत ज्यादा असेंशियल भूमिका निभाई है, हिज नेम इज जस्टिस पीएन भागवती। ठीक है, इन्हें पीआईएल का एक तरीके से निर्माता भी माना जाता है। इफ शी इज द मदर हुसैनरा खातून, ही इज वन ऑफ द बिल्डर्स, राइट। तो आपको ये दो नाम याद रखने हैं, कौन सी लेडी थी, हुसैनरा खातून, कौन सा केस था, हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। लोकस स्टैंडाई का मीनिंग क्या होता है, एक सवाल इस पे आएगा, गारंटी ले रहा हूं यहां से सवाल आएगा, यहां से सवाल आएगा। विच जज, जस्टिस पीएन भगवती, एक सवाल इन पे आएगा। ये सारे सवाल ठीक करके आना, नाक मत कटा देना, आपके पास आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अब जरा देखते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है पीआईएल का। सबसे पहला, द नेचर इज नॉन एडवर्सेरियल। यहां पे ना कंट्रोवर्सी में नहीं जाना है, यहाँ पे वाद विवाद नहीं होता है कोर्ट में, है ना। एडवर्सेरियल सिस्टम भले ही है हमारा, लेकिन यहाँ पे मेन मुद्दा क्या होता है, एक मुद्दा है, एक वायलेशन हुआ है, और उस वायलेशन को कैसे ठीक किया जाए, सोशल जस्टिस फुलफिल हो, ये आर्ग्यूमेंट है। कन्फ्रंट्रेशन में ये आर्ग्यूमेंट्स नहीं चलते हैं। दूसरा, सिटीजन का स्टैंडिंग बढ़े, मतलब कि जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने हमारे इंडिविजुअल्स हैं, उन्हें मौका मिले कोर्ट तक आने का। अगर वो खुद नहीं आ सकते, सो लेट सम अदर पर्सन रीच द कोर्ट, राइट। ऐसा नहीं कि वो खुद ही पहुंचे, लेट सम अदर पर्सन रीच द कोर्ट सो दैट दे आर एबल टू हैव सम काइंड ऑफ ग्राउंडिंग टू गेट जस्टिस। तीसरा, रेमेडियल नेचर। रेमेडियल नेचर का मीनिंग क्या हुआ, ऑफ कोर्स द वायलेशन हैज हैपेंड, है ना। समझो ऐसे, मान लीजिए इस केस की हम बात करें तो वो ऑलरेडी जेल में हैं, वो ऑलरेडी उनका ट्रायल नहीं हो रहा, ऑलरेडी उनको लीगल एड नहीं मिल रहा है। अब ऐसे में आप क्या करेंगे, या तो आप अफसरों को सजा देंगे जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है, पर उससे उसका क्या फायदा, उसका फायदा तभी है जब उसे कंपनसेट किया जाए, जब उसे सपोर्ट मिले, किसी तरह का रेमेडियल मेजर लागू किया जाए। सो दैट इज व्हाई पीआईएल इज रेमेडियल नेचर। ये क्या करता है, डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट्स के नजदीक लाता है। जब सोशल जस्टिस की बात होगी तो फंडामेंटल राइट्स और मीनिंगफुल बनेंगे। जैसे मान लीजिए, अगर हमारे पास एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी, है ना, मान लो ये हमारे पास फंडामेंटल राइट है, तो ये फंडामेंटल राइट मीनिंगफुल कब बनेगा, जब आप इसको जोड़ देंगे वेज से, है ना, जब आप इसको जोड़ देंगे वर्किंग आवर्स से, जब आप इसको जोड़ देंगे लाइवलीहुड से, राइट। अगर आप इन मैटर्स से आइडिया ऑफ इक्वालिटी को नहीं जोड़ रहे हैं कि सभी के बीच में समानता हो, सबको मौका मिले, है ना, अगर मान लीजिए इक्वल अपॉर्चुनिटी के हमारे पास राइट है, उसको इससे नहीं जोड़ा जा रहा, तो क्या ये फुलफिल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो एक तरफ हो गया फंडामेंटल राइट्स, एक तरफ हो गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो पीआईएल क्या करता है, रेमेडियल है, वो इनको लेके आता है नजदीक। एंड देन जुडिशियल ओवरसाइट, जैसे जैसे नए नए मामले सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचते हैं, वैसे वैसे सुप्रीम कोर्ट का दायरा भी तो फैल रहा है ना। अब सुप्रीम कोर्ट देख पा रहा है जेल के अंदर कि हाँ कितने प्रिजनर्स हैं जिनका ट्रायल ही नहीं हुआ,
सुप्रीम कोर्ट देख पा रहा है अब डिजिटल माध्यम से, आजकल तो नया शुरू हुआ है, कोई ऑर्डर पास हो रहा है उसकी डिजिटल कॉपी सीधा थानेदार को भेजो, तो सुप्रीम कोर्ट देख पाता है कि अच्छा रिहा किया कि नहीं किया, है ना। ये हो गया इसका कैरेक्टरिस्टिक एंड वन ऑफ द पॉजिटिव फीचर्स। बट देयर आर सीरियस क्रिटिसिज्म्स एज वेल। जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि पीआईएल की वजह से लोग क्या कर रहे हैं, अपने प्राइवेट मोटिव्स के माध्यम से विवाद के लिए, फंसाने के लिए अब कानूनी दांवपेच का इस्तेमाल करने लग गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मूवी बाद में अलग होगी, बट जॉली ने भी इनिशियली पीआईएल क्यों डाला था, इसलिए डाला था कि वो फेमस हो जाए, बाद में उसमें सच्चाई आने लगी वो अलग चीज है ना। तो एक तो फ्रिवलेस लिटिगेशन, दूसरा क्या है जुडिशियल ओवररीच। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ही ये देखने लग जाएगा कि जेल में कैसे हो रहा है, पार्लियामेंट ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, लॉ ठीक से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई पब्लिक पॉलिसी ठीक से डिलीवर हो रही है कि नहीं हो रही है, तो क्या जुडिशरी अपने दायरे को क्रॉस नहीं कर रही है। तो कुछ लोगों का मानना है कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो लेजिस्लेटिव टेरिटरी है या एग्जीक्यूटिव टेरिटरी है उसमें जुडिशरी इंटरवीन करने लग गई है। अब आपको एनालिटिकल बातें नहीं जाननी है, क्यों, क्योंकि आपका उतना एनालिटिकल सवाल नहीं आएगा इस पे। आपको इतना ध्यान रखना है कि दो फेमस क्रिटिसिज्म हमें यहां नजर आते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अ बिट अबाउट द हाई कोर्ट्स एंड द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, है ना। उसके बाद थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में और लेंगे। अगर हम हाई कोर्ट्स की बात करें तो देखिए, किसी भी स्टेट में ये सबसे टॉप अथॉरिटी होते हैं, स्टेट के अंदर, हम यहाँ पे यूनियन की बात नहीं कर रहे हैं, किसी स्टेट में। दूसरा, इनके पास भी रिट्स इशू करने का राइट है, ठीक है। सो ये भी हेबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी और को वारंटो, ये 5 रिट्स ये भी इशू कर सकते हैं। बट देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस। सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करता है सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए या फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए। हाई कोर्ट्स क्या करते हैं, फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए भी लागू कर सकते हैं, प्लस अदर पर्पसेस के लिए भी लागू कर सकते हैं। यहां से आपका एक बड़ा सवाल बनेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पावर ऑफ इशूइंग रिट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स, कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जो रिट जारी करने का प्राधिकार है, इसके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो अगर यह सवाल आ गया, ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए रिट इशू करता है, लेकिन हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट प्लस अदर पर्पसेस के लिए भी रिट इशू कर सकता है। दे हैव दिस अथॉरिटी। थर्ड, जहां तक पीआईएल की बात है, कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे सुप्रीम कोर्ट काम करता है वैसे ही हाई कोर्ट भी काम करते हैं। एंड फोर्थ, इनके पास भी सुपरविजरी पावर्स होती है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर। सो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशंस कोर्ट है, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट है, इनके ऊपर सुपरविजन का ताकत किसके पास है, वो हाई कोर्ट के पास है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सम फैक्ट्स अबाउट द लोअर कोर्ट्स। फॉर एग्जांपल, ये सबसे पहले कहां ऑपरेट करते हैं, दे ऑपरेट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अगर ये स्टेट लेवल पर है, सुप्रीम कोर्ट यूनियन लेवल पर है, तो ये लोअर कोर्ट्स कहां है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। और इनके पास कौन से होते हैं, डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट से ये शुरुआत होती है। दे ऑल्सो हैंडल द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, बट दोज केसेस हैव मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल लिमिट्स। ये दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है। तीसरा क्या है, यहां पर भी ट्रायल से लेकर अपील तक एक हायरार्की चलती है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया है, वहां से आप चाहें तो इसको फर्दर डिटेल में समझ सकते हैं। मतलब कि लेवल 1 जज है, लेवल 2 जज है, फिर टॉप लेवल जज है, तो इस तरीके से एक हायरार्की यहां भी चलती है। और अगर मान लीजिए फाइनली आप लोअर कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप क्या करते हैं, आप हाई कोर्ट में आते हैं अपने मामले की सुनवाई के लिए। अगर आप हाई कोर्ट से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। अब ये मत पूछना कि सुप्रीम कोर्ट के बाद कहां जाते हैं, उसके बाद भी 2 ऑप्शन रहते हैं, लेकिन वो आपके अभी लीगल स्टडी टॉपिक का विषय नहीं है। 2 ऑप्शन अभी भी बचे हुए हैं, उसको बाद में कभी पढ़ेंगे। नाउ always remember there is a fundamental difference here as well। जो आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है ना, वो किसी केस का फैक्ट या उसका सब्सटेंस, फैक्चुअल नॉलेज के ऊपर काम करते हैं। बट when it comes to high court and supreme court, they are responsible for the interpretation of statutes and ensuring that the law is applied properly। मतलब क्या हुआ, समझ जाइए। लोअर कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सेशंस कोर्ट में
किसी स्टैट्यूट के इंटरप्रिटेशन या कॉन्स्टिट्यूशन के बड़े इंटरप्रिटेशन पर बात नहीं हो रही होती है। वहां पे एक केस है, एक मैटर है, लॉ है, उसके हिसाब से क्या चीज होनी चाहिए, इसके ऊपर मामला चल रहे हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द हायर कोर्ट्स, वहां पर इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट, मतलब कि लॉ, कानून जो पार्लियामेंट ने बनाया हो खास तौर पे, उसका प्रॉपर इंटरप्रिटेशन क्या होगा, उसे कैसे अप्लाई किया जाएगा, व्हाट इज द करेक्ट एप्लीकेशन, क्या क्या चीजें गलत हो रही है, इन सभी एस्पेक्ट्स के ऊपर जब बातचीत होती है ना, वो सिर्फ हाई कोर्ट्स या उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। तो एक ये सटल डिफरेंस है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट दे फोकस ऑन एस्टैब्लिशिंग द फैक्ट्स ऑफ अ केस, वो केवल इस चीज पे फोकस करते हैं कि हाँ ये हत्या हुई, ये ऐसे हुई, हाँ ये चोरी हुई, ये ऐसे हुई, ये सबूत मिले, ये कानून है, ये सजा होनी चाहिए। बट व्हेन इट कम्स टू द हाई कोर्ट दे विल फर्दर इंक्वायर इनटू ऑल राइट, चोरी किस कॉन्टेक्स्ट में हुई, कौन सा कानून नीचे लागू किया गया, क्या वो दफा इस पे लागू होती भी है, क्या कानून ठीक से लागू किया गया, क्या ठीक से उसको समझा गया, कौन सा अथॉरिटेटिव ऑफिसर वहां मौजूद था, अच्छा पार्टी की तरफ से कौन सी चीज का वायलेशन हो रहा है, क्या इसके साथ जो न्याय हुआ उसमें कोई वायलेशन तो नहीं है, लीगल तरीके से किया गया है कि नहीं किया गया है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, वेदर इट इज फ्रॉम दी प्रोसिक्यूशन और लेट्स से फ्रॉम द डिफेंडेंट। सो ये सारे जो बड़े बड़े सवाल है ना इंटरप्रिटेशन के, ये हायर लेवल पर होते हैं, ना कि सबऑर्डिनेट लेवल पर। इसका रीजन भी सिंपल है, कॉम्पिटेंसी की बात है। जाहिर सी बात है यहाँ जो इंसान बैठे हुए हैं वो भी रिस्पेक्टेबल हैं, बट वो लोग इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं है कि बड़े लीगल क्वेश्चंस को सुलझा सकें। उसके लिए हमें हायर कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत होती है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ द जुडिशरी। नाउ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर, सी देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स। वन इज द आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। जब हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो हम इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, मतलब सेपरेशन की। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इनके बीच में सेपरेशन होना चाहिए, कोई किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। द सेकेंड कॉन्सेप्ट इज इम्पार्शियलिटी ऑफ द जुडिशरी। जब हम इम्पार्शियलिटी की बात कर रहे हैं तो हम यहां पे जजेस की बात कर रहे हैं कि जजेस इतना फ्री होने चाहिए, जजेस के पास ये आजादी होनी चाहिए कि वो बिना डर के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी एक तरफ झुके हुए जजमेंट दें, है ना। तो ये दो कॉन्सेप्ट जो हैं आपको ध्यान रखना है। जब इंडिपेंडेंस की बात होगी तो इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है ना, एज एन इंस्टीट्यूशन। जब इम्पार्शियलिटी की बात होती है तो हम जजेस की बात कर रहे हैं कि वो ठीक तरीके से डिसीजन लें। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई डू वी नीड इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ द इंडियन जुडिशरी। सी, अगर इंडिपेंडेंस नहीं है, अगर इम्पार्शियलिटी नहीं है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई जुडिशरी फेयर हो या ऑटोनॉमस हो। ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो फ्री होकर काम करे। ये पॉसिबल ही नहीं है कि डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क बचा रहे। ठीक है, एक ये बात है। दूसरा, यू कैन सी दिस बुक हियर, द कल्चर ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, है ना। ये जिन्होंने एडिट किया है उसमें एक है हमारे पास दिस पर्सन साइमन शेट्रेट, है ना। इन्होंने क्या किया था, एक बड़ा कमाल का आर्गुमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अगर अनबायस्ड डिसीजन चाहिए तो अनबायस्ड डिसीजन के लिए इंडिपेंडेंस ऑफ जज होना बहुत जरूरी है। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है डिफिकल्ट, कि ये आर्ग्यूमेंट किसने दिया है, तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, साइमन शेट्रेट। एक सवाल एनालिटिकल यहां से पूछा जा सकता है, थोड़ा डिफिकल्ट सवाल होगा। एक सवाल सिंपल यहां से आपसे सीयूईटी पूछ सकता है। अब देखिए होता क्या है कि आमतौर पे आप सोच रहे होंगे कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से कुछ करता है जिससे हमें इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी बची हुई नजर आती हो। तो आंसर है जरूर करता है। कैसे करता है? सबसे पहला, इंस्टीट्यूशन को इंडिपेंडेंट बनाया गया है। कैसे बनाया गया है? नंबर वन, सुप्रीम कोर्ट को ऐसी ताकतें दी हैं कि उसका अपना अथॉरिटी बहुत ग्रैंड है। जैसे पार्लियामेंट चाहे तो कई तरह के कानून बना दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो वो कानून वहीं रुक जाएगा, उसमें कोई और रोक टाक हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो एक्सटेंसिव जुरिस्डिक्शन है। और सबसे बड़ी चीज, ये जो जुरिस्डिक्शन है ना, ये पार्लियामेंट कम नहीं कर सकती। मतलब पार्लियामेंट जो है वो एक पैरेलल बॉडी है, पार्लियामेंट इज नॉट सुपीरियर टू सुप्रीम कोर्ट, ये क्लियर कट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने। दूसरा क्या किया है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब अपने आप सुप्रीम कोर्ट और हमारे बाकी कोर्ट्स भी क्या, हाई कोर्ट्स भी क्या होते हैं, उनके पास एक पावर है पनिशमेंट का।
अगर उसके किसी ऑर्डर को लेके मान लीजिए वायलेशन किया जा रहा है, फुलफिल नहीं किया जा रहा, अगर जज को बदनाम किया जा रहा है, बिना बात के गलत चीजें फैलाई जा रही हैं, अगर मान लीजिए जज के ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं ताकि उनको इन्फ्लुएंस किया जा सके, पब्लिक प्रेशर बनाया जा रहा है झूठे तरीकों से, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट को ये ताकत देता है कि वो अपने ही कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है। ये एक और पावर मिलती है। तीसरा, लिमिटेड लेजिस्लेटिव इन्फ्लुएंस, मतलब सिविल मामले या यूं समझ लीजिए जब किसी जज को हटाने की बात चल रही हो, तो उस टाइम पे जो पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा, अगर आप इनको छोड़ दें तो कोर्ट से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव में नहीं हो सकता। मतलब इंस्टीट्यूशन को अच्छी तरीके से इंडिपेंडेंट बनाने का काम यहां पर कर दिया गया है। प्लस चौथी जो चीज दिखती है वो है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर क्या, परमानेंसी। कैसे है, एक एज लिमिट है यहां पे, जैसे हाई कोर्ट के लिए 62 इयर्स, सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 इयर्स। इस एज तक अगर कोई इंसान जज बन गया है तो वो अपने पद पर रहता है, उसे हटाया जा सकता है, बट दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसीजर। पोस्ट रिटायरमेंट प्रैक्टिस रेस्ट्रेन, मतलब क्या है, अगर मान लीजिए आप हाई कोर्ट के जज से रिटायर होते हैं तो फिर आप उसी हाई कोर्ट में उस लेवल पर काम नहीं कर सकते। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज के थ्रू रिटायर हुए हैं तो फिर आप उसी लेवल पर काम नहीं कर सकते। इसका एक फायदा भी है, ऐसा नहीं होगा कि अब एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, लालच देके रिटायर करा के दूसरे पोस्ट पे बिठा दे। तो एक ये कोशिश की गई है कि जो सेम है या इक्विवेलेंट पोजीशन है वहां पे आप काम नहीं कर सकते ताकि आप किसी और जज को इन्फ्लुएंस ना कर पाए। देन प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्ररी रिमूवल, ये सच बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जजेस को रिमूव करने के बारे में डिस्कशन दिया गया है, आर्टिकल्स हैं, बट द प्रोसेस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। उसमें न केवल जज के पास इंटरनल कमिटी का एक ऑप्शन रहता है, बल्कि उसे सिद्ध करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। व्हाई? बिकॉज देयर आर ओनली टू मेजर ग्राउंड्स, ईदर द बिहेवियर इज बैड यानी प्रूवन मिसबिहेवियर, और द पर्सन इज नो मोर केपेबल टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट, दैट इज इनकैपेसिटी। और ये प्रोसेस इतना रिगरस है, इसमें आपका पूरा का पूरा लोकसभा है, राज्यसभा है, कि इसे इतनी आसानी से आप पूरा नहीं कर सकते। देन देयर इज फिक्स्ड सैलरी एंड अलाउंसेस, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको सैलरी मिलती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ये मेंशन्ड है। जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको सैलरी मिलती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, ये मेंशन्ड है। मतलब क्या है, ऐसे तमाम वो खर्चे जो कंसोलिडेटेड फंड, चाहे वो इंडिया का हो या स्टेट का हो, उसके ऊपर भारित है, मतलब उसी से निकाले जाने हैं, उसके ऊपर डिबेट नहीं होता, उसके ऊपर वोट नहीं होता। यानी कि पार्लियामेंट अब आके ये नहीं बोल सकती कि नहीं नहीं इस साल तुमको थोड़ा हम सैलरी अलग से देंगे, नहीं, सैलरी आपको देनी है बिकॉज इट इज मेंशन्ड इन दैट, राइट। उसे बदलने के लिए आपको बहुत बड़ा अमेंडमेंट करना होगा, विच इज नॉट एन ईजी प्रोसेस। सेकेंड, एक बार जब आप अपॉइंट हो जाते हैं तो आपके अपॉइंटमेंट के बाद आपके पोस्ट के डिसएडवांटेज में कोई चेंज नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए कोई इंसान सुप्रीम कोर्ट के जज बने, है ना, ऑनरेबल जज बन गए, और उनकी सैलरी मान लीजिए एक्स अमाउंट थी, अब अचानक से उन्होंने कहा कि नॉर्मल सर्कमस्टांस है, फाइनेंशियल इमरजेंसी भी नहीं है, बोल दिया कि नहीं नहीं अब आपकी सैलरी आधी होगी, ये नहीं हो सकता। सो होता क्या है, दिस ऑल ऑफ इट एस्टैब्लिशेस दिस इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देन इम्यूनिटी फ्रॉम एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, एज आई सेड, कोर्ट में क्या हो रहा है, प्रोसीडिंग्स में क्या हो रहा है, इसका डिस्कशन बाहर नहीं होगा। आपको करना आप कीजिए, आप क्रिएटिव इवैल्यूएशन करते रहिए, लेकिन आप पर्सनल तरीके से अटैक नहीं करेंगे। एंड कंट्रोल ओवर एस्टैब्लिशमेंट, मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, इनमें कैसे ऑफिसर्स की भर्ती होगी, एग्जाम क्या होगा, इंटरव्यू कैसे लिया जाएगा, ये सारा का सारा डिसीजन जुडिशरी के पास होता है। तो कई ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी को इंश्योर किया जाता है। इसी पे मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन कर देना चाह रहा था कि ये है क्या, और उस पर हमारी आज की क्लास हम लोग खत्म करेंगे। देखिए मुख्य बात क्या है, मेन आर्ग्यूमेंट इज दैट देयर आर 3 विंग्स, ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट लाइक दिस। So for example, suppose I make a big box, it's like this, and now try to understand. On top there is constitution. ये सबसे ऊपर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। इस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से we have legislature,
we have executive and we have judiciary. इंडिया में क्या है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में एक रिलेशन है. सरल शब्दों में समझिए, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, पीएम और लेट्स से द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. बट पीएम इज ऑल्सो अ पार्लियामेंटेरियन, सो ही इज ऑल्सो एन एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. समझ गए ना, इतना सिंपल है. सो इनके बीच में एक रिलेशन है, बट देयर इज अ सेपरेशन एज वेल, राइट? सो देयर इज अ सेपरेशन हियर एज वेल, बट नॉट दैट बिग. बट सपोज वी से लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव टुगेदर एज ए और जुडिशरी को हम बोल देते हैं बी, तो इनके बीच में एक सेपरेशन है और इन्हें इक्वल बनाया गया है. क्यों? क्योंकि टॉप पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है. कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने. ये एक ही बार बैठी थी, है ना, 1946 से 49 के बीच. इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के पास क्या था, विल ऑफ पीपल था, है ना. इन्होंने क्या बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. कॉन्स्टिट्यूशन से निकले लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. तो ये कभी भी मत सोचिएगा कि पार्लियामेंट यहाँ पे जुडिशरी के ऊपर है, ऐसा नहीं है. ये तीनों के तीनों कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे हैं, एक बराबर हैं, और इनके बीच में ये बैलेंस रखना हमारी पॉलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो आज की इस क्लास में हम इतनी ही बात करेंगे. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अपॉइंटमेंट, रिमूवल, पार्ट्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है उसको डिस्कस करूंगा. सो आई विल सी यू ऑल टुमारो एट सेम टाइम, ठीक है, आपकी इसी क्लास के टाइम पे. एंड देन वी विल कंक्लूड द जुडिशरी पार्ट ऑफ योर लीगल स्टडी पेपर. सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.